गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था एंड द रिजल्ट कम आउट टू बी V is equal to 1/4 pi epsilon naught P cos theta by r square। तो हमने कहा था दो तरह से कैलकुलेट किया था, एक तो हमने NCERT से -L और R का रिजल्टेंट R1 बनाया था, L और R का रिजल्टेंट R2 बनाया था और फिर 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू फाइंड की थी और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला था। और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि किसी दूसरी बुक्स में जो हमारे पास रिजल्ट है वो कैसे किया हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पोर्शन को R के इक्विवेलेंट R1 के इक्विवेलेंट बना दिया और ये वाला पोर्शन क्या बन गया फिर R2 माइनस R1, क्योंकि अगर ये R1 के इक्विवेलेंट है तो R2 में ये वाला पोर्शन R2 माइनस R1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। पूरा R2 है, R1 निकाल दे तो R2 माइनस R1 और फिर इसकी वैल्यू कितनी आई थी, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला वो जो लगाया सिंपल 2L cos थीटा, तो फिर हमारे रिलेशन में 2L cos थीटा पुट कर दिया था। डियर फ्रेंड्स, कल जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताया था आपको कि ये एनसीईआरटी में इसको ऐसा यूज नहीं किया हुआ क्योंकि ये जो चीज है ये एक पर्टिकुलर केस बन जाता है। द पॉइंट P शुड बी एट इंफिनिटी, अदरवाइज ये परपेंडिकुलर है और आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं बनती है, तो ये R1 और ये भी R1 नहीं हो सकता, ये दोनों लेंथ बराबर नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूज। पर क्योंकि यहाँ पे हमने कंसीडर किया दैट इज ओनली पॉसिबल इफ the point P is at infinity, therefore perpendicular and this line also becomes perpendicular to this and both perpendicular are meeting at infinity, then R1 will be equal to R2। तो ये आइडियल डाइपोल का केस है कि अगर डाइपोल हमारा आइडियल है, पॉइंट P is very far away, then this distance is very small and hence R1 will approach to R2। in general R1 is not equal to this part क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए हम जो अगर एक्यूरेट सॉल्यूशन की बात करें देन एनसीईआरटी में जो इसको अलग अलग करके फाइंड किया हुआ है दैट इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट एक्यूरेट। जो आज हम करने वाले हैं, नंबर 1 इक्विपोटेंशियल सरफेस, नंबर 2 रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, आज पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हम कल कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड देन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। These are topics which we are going to discuss today. So let's start with one of the simplest and one of most important topic, equipotential surface. Dear friends, equipotential surface जो हमारे पास टॉपिक है बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें ज्यादातर क्या आ जाता है, ड्रॉ करने के लिए पूछ जाता है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पर्टिकुलर केस, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज, a combination of two say like charges, a combination of two unlike charges, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए हमें ज्यादातर 1 मार्क्स में आता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं इनमें से कि 1 मार्क्स के लिए कंसीडर होता है। So let's start. What is equipotential surface? It is a surface on which the potential of each point is same। ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स बन पाए, all point have same potential, such surface is called equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। नंबर 1,
अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है इस तरफ को, तो इलेक्ट्रिक जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो क्या होते आएंगे, जैसे जैसे सरफेस पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। For strong electric field, equipotential surfaces are closer to each other. For weak electric field, equipotential surfaces are far away from each other. पिछले लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आया था कि ड्रॉ, और आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इंक्रीजिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। तो क्या था, पहले एक सरफेस, देन सेकंड सरफेस, देन थर्ड सरफेस, and we say that if this is D1, this is D2, then D2 will be less than D1। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। सेम ऑपोजिट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्विडिस्टेंसली apart। Second property we can say that electric field lines are always normal to the equipotential surface। Electric field lines are always normal to the equipotential surface। थर्ड हम कह सकते हैं no two equipotential surface intersect each other। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन देयर विल बी टू पोटेंशियल्स। अगर वहां पे दो पोटेंशियल हो जाते हैं देन दैट विल नॉट बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ही पॉइंट पे ये बोल रहा है अलग पोटेंशियल है, ये बोल रहा है अलग पोटेंशियल है, ये बोल रहा है वी पोटेंशियल, ये बोल रहा है वी प्लस डेल्टा वी पोटेंशियल है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हेंस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो दीस आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो थोड़ा ड्रॉ करके दे लेते हैं। वी हैव ए पॉइंट चार्ज से प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वी नो दैट इमर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड मूव टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा स्फेरिकल इन शेप। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सेम फॉर द नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नाउ इफ वी हैव टू चार्जेस, if we have a system of two charges, draw the equipotential surface for system of two charges। कैसे चार्ज हैं, दोनों आइदर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। अगर तो सेम है देन और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा देयर पोटेंशियल सरफेस स्टार्ट टू बी सिंगल एंड देन स्फेरिकल, एक बड़ा स्फीयर बनना शुरू हो जाएगा। एंड इफ दे आर डिफरेंट चार्जेस अनलाइक चार्जेस देन like this। For dipole electric equipotential surface will be like this। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो वो कैसी होगी, और सिर्फ पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। So dear friends, this was all about the equipotential surface, the surface which have the same potential all over the points। The work done
in moving from one point to another on the equipotential surface is 0। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो वर्क डन 0 हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वर्क डन हम पिछले टॉपिक में देख रहे हैं किसके बराबर है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, ऑल द पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 0। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। therefore the work done in moving from one point to another, work done in moving a test charge from one point to another on the equipotential surface is always 0। this was all about the equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए किसी भी तरह की फिगर आती है, अगर हमारे पास वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल, इससे बड़ा सिलेंडर उससे बड़ा सिलेंडर। अगर हमारे पास प्लेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी हैव प्लेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, क्योंकि फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरह से हमारे पास different shape of equipotential surface हो सकती है। Now come to the second point, relation between the electric field and electric potential। Therefore, to find out the relation between electric field and electric potential, first let us consider a charge, any charge, source charge, and a point A and B in its electric field, such that point A has potential VA, or say simple V, and B has V plus delta V, and they are lying delta R distance apart. In moving a test charge from point A to point B, in moving a test charge Q naught from point A to B, amount of work done will be equal to force into displacement, force into displacement, F external, क्योंकि हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। We also know that if it is a non-accelerated motion, then F external will be equal to minus F electrostatic. What is F electrostatic? Q into E, Q naught into E, where Q naught is the test charge and E is the electric field in this region, into delta R. This will be the amount of work done in moving a test charge Q naught from A to B. The same work done can be expressed in terms of potential difference also. Therefore, work done will be equal to Q naught time charge times the potential difference between final and initial position. क्या हो जाएगा, Q naught B at position B minus V at position A, that means Q naught V plus delta V minus V, V से V कट गया, Q naught delta V is the amount of work done। Dear friends, this is the same work done in moving a test charge expressed in different forms. So the work done must be equal. So equation 1 and equation 2 must represent the same thing. Left hand side same, right hand side must also be equal. Therefore, Q naught E delta R is equal to Q naught delta V. Q naught से Q naught कट गया, E is equal to minus delta V by delta R. We can say that electric field is the negative gradient of the potential. Electric field is the negative gradient of the potential. From here we can observe that electric field falls, electric field increases in the direction the potential falls. जिस तरफ पोटेंशियल फॉल करेगा उस तरफ जो हमारा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो इंक्रीज करेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन। आज के जो टॉपिक हैं सारे सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर दिख जाता है। The third topic is potential energy due to system of charge. Let's discuss about that. Potential energy due to सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो उनमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। दोस्तों पिछले टॉपिक में उन्होंने निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट की बात होती है, तो बहुत सारे चार्ज पड़े थे, हमने किसी एक पॉइंट पे बोला कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा इन सब की वजह से। तो क्या किया था, हमने टेस्ट चार्ज को मूव करवा के लाए थे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट और इंडिविजुअल की वजह से जितना वर्क करना पड़ा दैट वाज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। अब की बात वो पोटेंशियल नहीं पूछा जा रहा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछ लिया। तो एनर्जी का मतलब है कि इस असेंबली को बनाने में जितना वर्क करना पड़े या इस असेंबली को डिसेंबल करने में जितना वर्क करना पड़े दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ चार्जेस हैं। लेट अस से फर्स्ट केस सिंपल से शुरू करते हैं। वी हैव टू चार्जेस, टू चार्ज सिस्टम। Let us consider two charges Q1 and Q2 lying at distance r1, 2 from each other. We have two charges Q1 and Q2. Q1 and Q2 lying at distance r1, 2 from each other. What is the potential energy of this system? अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा। Let us consider two charges Q1, Q2 lying at distance r1, 2 from each other. Assume that both charges are initially at infinity. Initially, both the charges are at infinity. Now bring the charge Q1 from infinity to its position. Q1 को infinity से इसकी पोजीशन पे लेके आओ। The amount of work done will be equal to इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ता है, तो ये हमारा Q1 आ रहा है इनटू फोर्स। अब फोर्स तो कोई है नहीं क्योंकि आगे कुछ भी नहीं, दोनों चार्ज इन्फिनिटी पे थे। इनिशियली बोथ द चार्जेस आर एट इन्फिनिटी, सो यहां पे कुछ भी नहीं है। अगर यहां कुछ भी है, नथिंग इज देयर टू अप्लाई द फोर्स, तो चार्ज जो है फील्ड फ्री रीजन में मूव कर रहा है, फोर्स फ्री रीजन में मूव कर रहा है। जब कोई फोर्स ही नहीं तो वर्क डन कहां से हो जाएगा। सो वी विल से दैट zero amount of work will be done because there is no force. Now bring the charge Q2 from infinity to its position. अब Q2 को infinity से इसकी पोजीशन पे लेके आना है। The amount of work done will be equal to Q2 into V at position, क्योंकि अभी क्या हो गया, ये चार्ज यहां मौजूद है। जैसे Q2 को लाएंगे यहां पे, दिस Q2 will either attract or repel it. अगर लाइक चार्जेस होंगे, it will start repelling it. Now we have to move it by ourselves. We have to move it by external force equivalent to the force exerted by it. तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स से हम इसको मूव कर रहे हैं, that means charge is available, force is available, so there will be a work done that is Q2V, और जो किसके बराबर हो जाएगा, Q2 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by ये डिस्टेंस कितना r12 का मैग्नीट्यूड। दिस इज द पोटेंशियल एट B ड्यू टू A। तो पोटेंशियल इनटू Q2, तो ये बन जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r12। दोस्तों सीधा R भी लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम।
मोड लगाने का मतलब वी आर डिस्कसिंग द मैग्नीट्यूड। सो दिस विल बी द बर्डन ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज। टोटल बर्डन कितना हो जाएगा? द टोटल मोड ऑफ बर्डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम कितना हो जाएगा? तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r12. This amount of work will store in the system in the form of potential energy. The potential energy U will be equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 magnitude. So it is quite easy. इसके अगला यहां तक जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो भी सेम इतना ही इजी रहेगा विद स्लाइट डिफरेंसेस। नाउ फॉर 3 चार्जेस, अगर हमारे पास 2 की जगह 3 चार्ज है तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। Same method will be applied if we are having 3 charges, 4 charges or number of charges. 3 charge system. So let us say we have 3 charges, say Q1 at A, Q2 at B and Q3 at C. इनके बीच का डिस्टेंस बना देते हैं, ये है R12 कह देते हैं इसको, ये R13 कह देते हैं और ये वाला डिस्टेंस R23 कह देते हैं। So we are having 3 charges Q1, Q2, Q3 lying at position A, B, C such that the distance between them is R12, R13, R23, etc. To find the potential energy of this system, let us assume that all charges Q1, Q2, Q3 are initially at infinity. तो यहाँ पे Q1 भी नहीं है, यहाँ पे Q2 भी नहीं है, यहाँ पे Q3 भी नहीं है. Now bring the first charge Q1 from infinity to its position A. Amount of burden कितना हो जाएगा? The amount of burden will be equal to 0. W1 is equal to 0 क्योंकि Q1 अकेला है, आगे कोई है ही नहीं. No force is there. और फोर्स नहीं तो burden 0 हो जाएगा, पोटेंशियल भी नहीं है. तो that's why W1 0. Now bring the second charge. A यहाँ लेके आना था. Now bring the second charge from infinity to its position B. अब जैसे B पे आया दूसरा चार्ज तो ये Q1 is available there. तो Q1 यहाँ पे पोटेंशियल लगा रहा है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R12. Q1 इतना पोटेंशियल लगा रहा है तो बर्डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B कितना हो जाएगा Q2 into potential of A. That means Q2 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R12 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. Now bring a third charge Q3 from infinity to its position C. तब C पे जब चार्ज है तो Q1 का पोटेंशियल भी है, Q2 का पोटेंशियल भी है, तो बर्डन किसके बराबर हो जाएगा Q3 V Q1 VA प्लस Q3 into B A का पोटेंशियल की वजह से वर्क और B वाला पोटेंशियल की वजह से वर्क, तो कितना वर्क हो जाएगा टोटल? द टोटल वर्क विल बी इक्वल टू Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R13. Q3 का डिस्टेंस R13 लिया हुआ हमने प्लस Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 by R23. तो ये वर्क थर्ड चार्ज के लिए हो गया. द टोटल वर्क विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल वर्क्स. तो पहला तो 0, दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 by R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 by R23. तो ये जो टोटल
this is the total work done, and this work will appear in the system in the form of potential energy. The potential energy U will be equal to 1 by 4 pi epsilon कॉमन ले लेता हूँ अंदर Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. This will be the work done. This will be the potential energy of the system of three charges. Dear friends, same procedure or same method we can extend to potential energy of system of charges in external electric field. यानी कि अगर हमारे पास पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, let's see that. दोस्तों अगर हमारे पास पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है यहाँ पे, say some electric field is already there, and in that electric field we have a system of two charges Q1 and Q2 at distance R12 apart. What will be the work done and what will be the potential energy of this system? तो work done निकाल लेते हैं. Let us consider two charges Q1 and Q2 at position A and B separated by distance R12. Let us consider two charges Q1, Q2 at A and B separated by distance R12 in the electric field E, which cast, अगर ये R का हमारे पास function है E, then it will cast a potential which is also function of R. E is inversely proportional to R square, then V is inversely proportional to R. So V is also a function of R. It will cast a potential VR. To find the potential energy of this system, let us assume that both the charges Q1 and Q2 are at infinity. To find the potential energy of this system, let us assume that both the charges Q1 and Q2 are at infinity. Now bring the charge Q1 from infinity to its position. The amount of work done will be equal to, दोस्तों इस बार जीरो नहीं है, माना ये चार्ज Q2 नहीं है, ये कोई पोटेंशियल लगा, लेकिन ये पोटेंशियल है, तो क्या हो जाएगा Q1 into VR, Q1 into VR से VR1, अगर यूनिफॉर्म है तो VR, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो VR1. Now bring the charge Q2 from infinity to its position B. अब जब Q2 को ला रहे हैं दोस्तों, तो फिर क्या हो रहा है, Q2 पे एक तो ये पोटेंशियल एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से वर्क करना पड़ेगा, प्लस ये भी मौजूद है और ये भी यहां पे अपना पोटेंशियल लगाएगा, कितना 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12. तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा Q2 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12. Hence total work in constituting the system of these two charges, work will be equal to W1 plus W2. तो दोनों को ऐड कर दो, Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. दोस्तों अगर थ्री चार्ज सिस्टम होता तो फिर Q3 को भी लेके आ रहे होते, तो हम इसको Q3 के लिए W3 बोल देते, तो Q3 जो है उसके लिए एक तो ये वर्क हो जाता Q3 VR3 प्लस एक की वजह से हो जाता Q3 VA प्लस Q3 एक इस Q जो B पोजीशन पे है उसकी वजह से हो जाता
तो फिर हमारे पास ये टर्म और बढ़ जाती। तो ये अब आपके लिए असाइनमेंट हो गई, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। Find the potential energy of a system of three charges lying inside the uniform electric field. तो ये आपके लिए एक होमवर्क असाइनमेंट हो गई। दोस्तों लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। Dear friends, let us consider an electric field E, uniform electric field E, and an electric dipole having charges minus q and plus q separated by a distance 2l, lying inside the electric field at an angle theta. दोस्तों assume कर लिया हमने। Now we observe that F is equal to QE and F is equal to minus QE are the forces which starts acting on it. Due to these forces, these are equal and opposite forces and hence they form couple. And in the first chapter we have discussed that the effect of the couple is to rotate the system, and hence a torque will start acting on the dipole, and this torque is equal to tau is equal to Pe sin theta n cap, where n is the direction perpendicular to both P and E. दोस्तों what will happen if ये अपने आप इस तरफ रोटेट कर रहा है, but if we try to rotate it in the opposite direction, we have to apply an external torque. Let the external torque be equal to the opposite to the torque acting on it. इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क बोल देता हूं और टॉ एक्सटर्नल एक अप्लाई करता हूं इस सिस्टम पे। अप्लाई एन एक्सटर्नल टॉर्क टू रोटेट द सिस्टम बाय एंगल d थीटा, by angle d theta. Therefore amount of work done dw is equal to tau external d theta, और tau external तो dw is equal to tau external d theta। अब tau external किसके बराबर है? इक्वल टू tau internal, ताकि उसमें एक्सेलरेशन ना रहे। तो हमारे पास dw किसके बराबर आ जाएगा? Pe sin theta d theta हो जाएगा। To find the total torque in moving from theta 1 to theta 2, integrate the above equation, theta 1 to theta 2, 0 to इस साइड हो गया वर्क डन डब्ल्यू टोटल, और P बाहर आ गया, डाइपोल में कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बोला वो भी बाहर आ गया, sin थीटा का माइनस cos थीटा, ये हो गया थीटा 1 to थीटा 2, वर्क डन इज इक्वल टू Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, क्योंकि थीटा 2 माइनस थीटा 1 निकलना था, नेगेटिव साइन को साइन अपोजिट कर देगी, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। नाउ इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इनिशियली हमारे पास डाइपोल 90 पे था एंड देन रोटेटेड टू सम सर्टेन एंगल से थीटा, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू Pe cos theta 1 minus cos 90 minus cos theta, तो we can say that minus Pe cos theta, cos 90 0 हो जाता है, तो this amount of work will store in the dipole in the form of potential energy, hence potential energy U will be equal to minus Pe cos theta. Dear friends, because potential is negative,
we can say that U is equal to P dot E, dot product of potential dipole moment and electric field. As the potential energy is negative, we can say that the dipole will be in stable equilibrium. Stable means minimum energy. Dipole will be in stable equilibrium when theta is equal टू 0 डिग्री. जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा तो u कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 0 1 हो गया, तो माइनस पी ई. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एनर्जी इज मिनिमम, हेंस इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, then u will be equal to minus pe cos 180 minus 1 हो जाता है, तो माइनस 1 प्लस, तो u is equal to pe, क्योंकि पॉजिटिव हो गया, एनर्जी बढ़ गई, तो it will become unstable. Hence we will say that when theta will be 180 degree, the dipole will be in unstable equilibrium. And similarly, the dipole have zero energy when theta will be equal to 90 degree. जब थीटा 90 डिग्री पे था होगा तो हमारे पास उसमें जीरो एनर्जी होगी. थैंक यू फ्रेंड्स.